दोस्तों द गोर्ज। जी हाँ दोस्तों, ये फाइनली ये मूवी रिलीज़ हो चुकी है और एक तरह से ट्रेंडिंग नंबर 1 पर आ चुकी है मोस्ट सर्च रिजल्ट में देखा जाए। और नेटफ्लिक्स के साथ साथ ये हमें नेटफ्लिक्स पर भी हमें देखने को मिलेगी, लेकिन 2 से 3 महीने बाद अभी इसे सीधा उतारा गया है। एप्पल टीवी ने इसे बनाया था, तो एप्पल टीवी पर ये हमें देखने को मिली है और आप इसे देख पाओगे इसके OTT प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को। तो इसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। रेटिंग भी 8 से ऊपर की है, 10 में से बेहतरीन रेटिंग इसकी सभी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिली है। तो इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। द गॉर्ज 2025 की अमेरिकी साइंस फिक्शन हॉरर एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन स्कॉट डेरिक्सन ने किया है और इसे जैक डीन ने लिखा है। इसमें माइल्स टेलर, आन्या टेलर जॉय और सिगोर्नी वीवर मुख्य भूमिका में हैं। टेलर और टेलर जॉय 2 कुलीन स्नाइपर्स की भूमिका निभाते हैं जिन्हें एक गहरी खाई की रखवाली करने का आदेश दिया जाता है, बिना यह जाने कि अंदर क्या है। इसे 14 फरवरी 2025 को एप्पल टीवी प्लस पर रिलीज किया गया था। कथानक: 2 विशिष्ट निशानेबाजों को एक जैसे मिशन मिलते हैं, एक अज्ञात स्थान पर यात्रा करना और 1 साल तक गहरी खाई के पश्चिम और पूर्व की ओर पहरा देना, बाहरी दुनिया या विपरीत दिशा में अपने समकक्ष से किसी भी तरह का संपर्क बनाए बिना। लेवी केन, एक पूर्व अमेरिकी मरीन और वर्तमान निजी ठेकेदार, पश्चिमी टॉवर की सुरक्षा करने का प्रस्ताव स्वीकार करता है। ड्रेसा, एक लिथुआनियाई गुप्त ऑपरेटिव जो अक्सर क्रेमलिन द्वारा नियोजित होता है, पूर्वी हिस्से की सुरक्षा करने के लिए सहमत होता है। पहुंचने पर लेवी अपने पूर्ववर्ती जेडी, एक ब्रिटिश रॉयल मरीन को ड्यूटी से मुक्त करता है और मिशन के बारे में विशिष्ट जानकारी मांगता है। जेडी समझाता है कि पूर्व और पश्चिम की ओर टावरों के अलावा उत्तर और दक्षिण में स्वचालित बुर्ज सुरक्षा, एक शक्तिशाली सिग्नल क्लोक और जीवों को अंदर रखने के लिए घाटी की दीवारों पर विस्फोटक हैं। उनके पूर्ववर्तियों ने जीवों को द होलो मैन उपनाम दिया था, जिसके बारे में लेवी का अनुमान है कि यह T.S. एलियट की इसी नाम की कविता का संदर्भ है जिसमें दुनिया के अंत का चित्रण किया गया है। हालांकि जेडी जीवों के स्रोत को नहीं जानता है, वह पुष्टि करता है कि 1940 के दशक के अंत में सैनिकों की 3 बटालियन 2400 पुरुषों को घाटी में भेजा गया था, लेकिन वे कभी वापस नहीं लौटे। जेडी कई हफ्तों के बाद ड्रासा अपने जन्मदिन पर संचार प्रोटोकॉल का उल्लंघन करती है और लिखित संकेतों के जरिए लेवी से बातचीत शुरू करती है। लेवी भी जवाब देता है और दोनों एक शार्पशूटिंग प्रतियोगिता में शामिल हो जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप हॉलो मैन से बचने का एक लंबा प्रयास होता है। अपने टावरों और एक दूसरे की रक्षा करने के बाद ड्रासा अपने संकेतों का उपयोग करके लेवी को बताती है कि यह उसका अब तक का सबसे अच्छा जन्मदिन था। दोनों अधिक बार संवाद करना शुरू करते हैं, संदेश साझा करते हैं, शतरंज के खेल खेलते हैं और तात्कालिक ड्रम सेट बनाते हैं। अपने दौरे के 6 महीने बाद लेवी ड्रासा के साथ समय बिताने के लिए घाटी के दूसरी तरफ जिपलाइन से जाता है। उनकी डेट अच्छी चलती है क्योंकि दोनों एक दूसरे को फूल लाकर और रैबिट पाई बनाकर प्यार जताते हैं। लेवी, एक शौकिया कवि, अपने कुछ कामों को साझा करता है, जिसमें ड्रासा के लिए लिखे गए एक टुकड़े का शीर्षक भी शामिल है, शी कोलैप्स्ड द नाइट। अगले दिन लेवी घाटी के अपने हिस्से में वापस जाने का प्रयास करता है, लेकिन वापस आते समय घाटी के पश्चिमी हिस्से में स्थित खदानें विस्फोटित हो जाती हैं क्योंकि हॉलो मैन उस पर चढ़ते हैं, जिससे वह घाटी में गिर जाता है और जिपलाइन केबल टूट जाती है। ड्रासा उसे बचाने के लिए पैराशूट से उतरती है और दोनों को पता चलता है कि घाटी के हर पौधे, जानवर और कीट एक दूसरे के साथ क्रॉस म्यूटेट हो गए हैं। आश्रय की तलाश में वे उत्परिवर्तन के स्रोत का पता लगाते हैं, एक जैव हथियार अनुसंधान प्रयोगशाला जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद छोड़ दिया गया था जब भूकंप के कारण दूषित पदार्थ का रिसाव हुआ था। मूल रूप से पूर्वी और पश्चिमी सरकारों द्वारा संचालित, यह सुविधा तब से डार्कलेक की जिम्मेदारी बन गई है, जो एक निजी अर्धसैनिक निगम है जो सुपर सैनिकों को बनाने के प्रयासों में समय समय पर नमूने और अनुसंधान डेटा निकालता है। उपकरण का अध्ययन करते हुए लेवी को स्ट्रे डॉग प्रोटोकॉल के संदर्भ मिलते हैं, जो मूल शोधकर्ताओं द्वारा साइट को परमाणु विस्फोट से निष्फल करने के लिए विकसित अंतिम फेलसेफ है, जिसे अब डार्कलेक नियंत्रित करता है। दोनों को एक जीप मिल जाती है जिस पर एक काम करने वाला टोइंग केबल लगा होता है और वे इसका इस्तेमाल घाटी से बाहर चढ़ने के लिए करते हैं।
वे यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी म्यूटेजेंस से संक्रमित नहीं है और अपने हैंडलर्स से संपर्क करने के लिए 5 दिनों के लिए अलग होने पर सहमत होते हैं। लेवी के हैंडलर बार्थोलोम्यू ने स्वीकार किया कि डार्कलेक ऑपरेशन चला रहा है और जानता है कि साइट से समझौता किया गया है। यह जानते हुए कि डार्कलेक आ रहा है और उन्हें मारने की कोशिश करेगा, ड्रासा और लेवी म्यूटेजन अनुसंधान से दुनिया की रक्षा करने के लिए स्ट्रे डॉग प्रोटोकॉल को सक्रिय करने के लिए सहमत होते हैं। बार्थोलोम्यू अपने सैनिकों के साथ आती है और लेवी के टॉवर को छोड़ा हुआ पाती है। वे लेवी और ड्रासा के पीछे हवाई ड्रोन भेजते हैं, लेकिन यह जोड़ी पहले उन्हें नष्ट करने में कामयाब हो जाती है। एक पूर्व नियोजित एक साथ गोली चला। विस्फोट के दौरान अलग होने के बाद ड्रासा ने अपना 5 दिन का स्वसंगरोध पूरा कर लिया और माना कि लेवी मर चुका है क्योंकि वह उसे नहीं मिला है। फिर वह फ्रांस के लिए रवाना होती है, जहां दोनों ने फिर से मिलने की योजना बनाई। अपने सामान के बीच उसे लेवी का एक पत्र मिलता है जिसे पढ़ने के लिए अगर वह बच नहीं पाया। इसमें उसे शी कोलैप्स्ड द नाइट की पूरी कविता मिलती है। 1 महीने बाद ड्रासा एक स्थानीय रेस्तरां में काम करती है, जहां लेवी उसे एक ग्राहक के रूप में आश्चर्यचकित करता है, पूछता है कि क्या वह रैबिट पाई ले सकता है, और दोनों चुंबन करते हैं। ढालना माइल्स टेलर लेवी केन, आन्या टेलर जॉय ड्रासा के रूप में, सिगोनी वीवर बार्थोलोम्यू के रूप में 2, सोपे दिरिसुजेडी के रूप में 2, विलियम ह्यूस्टन एरिकास के रूप में 3। उत्पादन जैक डीन ने द गॉर्ज के लिए एक स्पेक स्क्रिप्ट लिखी थी जिसे बाद में 2020 में सबसे अधिक पसंद की जाने वाली अप्रकाशित पटकथाओं की ब्लैक लिस्ट में वोट दिया गया था। 4 मार्च 2022 में स्कॉट डेरिक्सन स्काईडांस मीडिया के साथ मिलकर फिल्म का निर्देशन और निर्माण करने वाले थे। 5 अगस्त में माइल्स टेलर को अभिनय करने के लिए चुना गया, साथ ही एक कार्यकारी निर्माता के रूप में भी काम किया। 6 अक्टूबर में अन्या टेलर जॉय कलाकारों में शामिल हुईं और एप्पल ओरिजिनल फिल्म्स ने हस्ताक्षर किए। 7 सिगोनी वीवर को मार्च 2023 में कलाकारों में जोड़ा गया। 8 फिल्मांकन मार्च 2023 में लंदन में शुरू हुआ, साथ ही वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो, लीवसडेन, 9 और वेल्स में भी उत्पादन हुआ। 10 मुक्त करना द गॉर्ज को 14 फरवरी 2025 को एप्पल टीवी प्लस पर रिलीज किया गया। 11-12 स्वागत समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 96 आलोचकों की 61% समीक्षाएं सकारात्मक हैं, जिनकी औसत रेटिंग 5.7/10 है। वेबसाइट की आम सहमति कहती है, कई शैलियों को मिलाकर द गॉर्ज एक आश्चर्यजनक रूप से प्यारा रोमांस बनाता है, जब तक कि इसकी एक्शन थ्रिलर बाध्यताएं कार्यवाही को अधिक पूर्वानुमानित पथ पर वापस नहीं ले जाती। 13 मेटाक्रिटिक, जो भारित औसत का उपयोग करता है, ने 27 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 57 का स्कोर दिया, जो मिश्रित या औसत समीक्षाओं को दर्शाता है। 14 द न्यूयॉर्क टाइम्स के ग्लेन केनी ने द गॉर्ज को सकारात्मक समीक्षा देते हुए कहा, द गॉर्ज पहले से ही अविश्वसनीय आधार को लेता है और फिर इसे जासूसी शैली से बाहर निकालकर विज्ञानकथा और डरावनी कहानी में बदल देता है। यह फिल्म टेलर जॉय और टेलर के बीच एक जीवंत पैस डे 2 के रूप में सबसे अधिक चटकती है, जो अपनी सामग्री को गंभीरता से लेते हैं, चाहे वह कितनी भी हास्यास्पद क्यों न हो। 15 एसोसिएटेड प्रेस के जैक कोयल ने फिल्म को 4 में से 1.5 स्टार दिए, इससे हास्यास्पद और बेतुका कहा, तर्क दिया कि एक्शन और रोमांस के बीच टोनल स्विंग उच्च गुणवत्ता के नहीं थे। फिल्म एक दिलचस्प लेकिन खाली शैली मैशअप और केवल स्ट्रीमिंग अभ्यास की तरह लग रही थी। 16 कोयल ने कथानक की मूल संरचना पर भी सवाल उठाया, तर्क दिया कि अगर नरक के कुछ संस्करण को खोला गया तो क्या हम शायद 2 से अधिक गार्ड चाहेंगे। स्कॉट डेरिक्सन, जन्म 16 जुलाई 1966, एक अमेरिकी फिल्म निर्माता हैं। उन्हें हॉरर शैली में उनके काम के लिए जाना जाता है। उन्होंने द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज 2005, सिनिस्टर 2012 और द ब्लैक फोन 2021 जैसी फिल्मों का निर्देशन किया है। उन्हें मार्वल कॉमिक्स के चरित्र पर आधारित सुपरहीरो फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज 2016 के लिए भी जाना जाता है। प्रारंभिक जीवन स्कॉट डेरिक्सन कोलोराडो के डेनवर में पले बढ़े।
उन्होंने बायोला विश्वविद्यालय से दर्शनशास्त्र और साहित्य पर जोर देने के साथ मानविकी में बीए और फिल्म पर जोर देने और धर्मशास्त्र में एक मामूली के साथ संचार में बीए के साथ स्नातक किया। उन्होंने यूएससी स्कूल ऑफ सिनेमा टेलीविजन में अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी की। आजीविका। डेरिक्सन की पहली फीचर फिल्म हेलराइजर इन्फर्नो थी, जो लंबे समय से चल रही हेलराइजर फिल्म सीरीज की 5वीं किस्त थी। इसे 2000 में सीधे वीडियो के लिए रिलीज किया गया था। इसके बाद डेरिक्सन और सहलेखक पॉल हैरिस बोर्डमैन ने स्टूडियो के लिए स्क्रिप्ट डॉक्टरिंग का काम करते हुए कई साल बिताए। मुझे 13 पटकथाएं लिखने या फिर से लिखने के लिए भुगतान किया गया था, डेरिक्सन ने कहा, उनमें से कोई भी नहीं बनी। अच्छी कमाई कर रहा था, लेकिन मेरी सारी रचनात्मकता को केवल मुट्ठी भर अधिकारियों द्वारा पढ़ा जाता था। इसने मुझे एक तरह की आत्मा की बीमारी पैदा कर दी। 3. डेरिक्सन और बोर्डमैन की कुछ अप्रकाशित स्क्रिप्ट में फ्यूचर टेंस, द मिस्टिक, घोस्टिंग और माइंड बेंडर शामिल हैं। 4. डेरिक्सन ने द एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज का सहलेखन और निर्देशन किया, जो कि एनेलीज मिशेल के बारे में एक सच्ची कहानी पर आधारित थी। 5. इस फिल्म का नाम शिकागो फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन की अब तक की सबसे डरावनी 100 फिल्मों की सूची में शामिल था। द एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज के लिए थिएट्रिकल बॉक्स ऑफिस सकल दुनिया भर में $144 मिलियन से अधिक था। 6. इसे 32वें सैटर्न अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ हॉरर फिल्म का पुरस्कार मिला। 2008 में स्टार कीनू रीव्स के साथ डेरिक्सन ने इसके बाद डेविड स्कारपा द्वारा लिखित द डे द अर्थ स्टूड स्टिल का रीमेक निर्देशित किया, जिसमें कीनू रीव्स और जेनिफर कोनेली ने अभिनय किया था। यह फिल्म 2008 के अंत में रिलीज हुई और इसने दुनिया भर में $233 मिलियन से अधिक की कमाई की। 7. अगस्त 2011 में डेरिक्सन ने निर्माता जेसन ब्लम के साथ मिलकर सिनिस्टर नामक रहस्य हॉरर फिल्म लिखी और निर्देशित की, जिसमें एथन हॉक ने मुख्य भूमिका निभाई थी। 8. $3 मिलियन की यह फिल्म 12 अक्टूबर 2012 को समिट एंटरटेनमेंट द्वारा सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी और इसे आम तौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली थी। 9. सिनिस्टर ने यूएस बॉक्स ऑफिस पर $48 मिलियन से अधिक और दुनिया भर में $78 मिलियन से अधिक की कमाई की। डेरिक्सन ने फिल्म के सीक्वल का सहलेखन किया, लेकिन निर्देशन नहीं किया। 9. डिलीवर अस फ्रॉम एविल 2014 का निर्माण जेरी ब्रुकहाइमर ने किया था। 10. और यह पूर्व पुलिस सार्जेंट राल्फ सर्ची और लिसा कोलियर कूल द्वारा 2001 में लिखी गई नॉनफिक्शन किताब बिवेयर द नाइट पर आधारित है। इसके मार्केटिंग अभियान ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह वास्तविक खातों से प्रेरित थी। इसे 2 जुलाई 2014 को रिलीज किया गया था। 11 और $30 मिलियन के बजट के मुकाबले इसने $87.9 मिलियन की कमाई की। 2015 वंडरकॉन में डेरिक्सन ने अगली बार मार्वल कॉमिक्स की संपत्ति और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के हिस्से पर आधारित फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज का निर्देशन किया। इसे नवंबर 2016 में रिलीज किया गया था। 12. यह फिल्म व्यावसायिक और आलोचनात्मक रूप से सफल रही। इसे 43वें सैटर्न अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ कॉमिक टू फिल्म मोशन पिक्चर का पुरस्कार मिला। दिसंबर 2018 में यह घोषणा की गई थी कि डेरिक्सन डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस नामक डॉक्टर स्ट्रेंज सीक्वल का निर्देशन करेंगे, जिसे मई 2021 में रिलीज करने की योजना बनाई गई थी। 13. जनवरी 2020 में डेरिक्सन ने घोषणा की कि उन्होंने अनिर्दिष्ट रचनात्मक मतभेदों के परिणामस्वरूप निर्देशन कर्तव्यों से दूर हो गए थे, जिसके बाद सैम रेमी ने पदभार संभाला। डेरिक्सन एक कार्यकारी निर्माता के रूप में फिल्म से जुड़े रहे। 14. फिल्म से डेरिक्सन के जाने से उन्हें द ब्लैक फोन पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की अनुमति मिली। 15. 2021 में डेरिक्सन ने जो हिल की लघु कहानी द ब्लैक फोन का एक रूपांतरण निर्देशित किया, एक स्क्रिप्ट से जिसे उन्होंने सी. रॉबर्ट कार्गिल के साथ सहलिखा था। 16. ब्लमहाउस प्रोडक्शंस और यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा निर्मित द ब्लैक फोन ने डेरिक्सन को एथन हॉक और जेम्स रैनसोन के साथ फिर से जोड़ा और 24 जून 2022 को सकारात्मक समीक्षाओं के साथ नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। यह फिल्म डेरिक्सन के लिए बहुत ही व्यक्तिगत थी, क्योंकि उन्होंने दावा किया कि यह 3 साल की चिकित्सा से विकसित हुई थी। उन्होंने यह भी कहा कि यह उनके लिए अपने बचपन की दर्दनाक प्रकृति का पता लगाने का एक तरीका था। 15. इसे 47वें सैटर्न अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ हॉरर फिल्म और सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा। 17.
18 2023 में डेरिक्सन ने हॉरर एंथोलॉजी फिल्म VHS 85 के लिए ड्रीम किल सेगमेंट का निर्देशन किया। इस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ स्ट्रीमिंग प्रीमियर के लिए फैंगोरिया चेनसॉ पुरस्कार जीता। जून 2024 में डेरिक्सन ने स्काईडांस मीडिया के लिए अपनी अगली फिल्म द गॉर्ज पूरी की। एप्पल TV प्लस ने फिल्म के अधिकार हासिल कर लिए हैं। 19 फिल्म में आन्या टेलर जॉय, माइल्स टेलर और सिगोर्नी वीवर शामिल हैं। 20 द गॉर्ज के बाद डेरिक्सन की अगली फिल्म द ब्लैक फोन 2 होगी, जो 17 अक्टूबर 2025 को रिलीज होगी। जैक डीन एक अमेरिकी पटकथा लेखक और फिल्म निर्माता हैं, जो डेडफॉल, द टुमारो वॉर, फास्ट एक्स और द गॉर्ज जैसी फिल्मों के लेखन के लिए जाने जाते हैं। प्रारंभिक जीवन। डीन मिशिगन के मूल निवासी हैं। 1 उनका जन्म ट्रेवर्स सिटी में हुआ था और वे इंटरलोचेन के पास बड़े हुए थे। 2 उन्होंने 2005 में न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी टिश स्कूल ऑफ द आर्ट्स से लेखन में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की। 3 अपनी पहली स्क्रिप्ट बेचने से पहले उन्होंने द ब्रोंक्स में रिवरडेल कंट्री स्कूल में डिजिटल फिल्म निर्माण और पटकथा लेखन पढ़ाया। 4 उन्होंने बारटेंडर, बढ़ी और कैसीनो डीलर के रूप में भी काम किया है। 1 आजीविका। डीन की पहली निर्मित पटकथा 2012 की डकैती फिल्म डेडफॉल के लिए थी, जिसका निर्देशन स्टीफन रूजोवित्स्की ने किया था और इसमें एरिक बाना, ओलिविया वाइल्ड और चार्ली हन्नम ने अभिनय किया था। 2005 में डीन बरबैंक से न्यूयॉर्क जाने वाली जेटब्लू फ्लाइट 292 में सवार थे, जब यात्रियों को बताया गया कि विमान के लैंडिंग गियर में खराबी आ गई है। जब विमान घंटों चक्कर लगाता रहा, तो डीन ने अपनी मृत्यु पर विचार किया और परिवार के बारे में एक पटकथा लिखने की कसम खाई, जो कि किन, जिसे बाद में डेडफॉल नाम दिया गया, की पटकथा बन गई। 1 डीन ने 2017 की साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर 24 आवर्स टू लिव लिखी, जिसका निर्देशन ब्रायन समर्स ने किया और जिसमें एथन हॉक ने अभिनय किया। 5 उन्होंने साइंस फिक्शन एक्शन टाइम ट्रैवल थ्रिलर द टुमारो वॉर, मूल रूप से घोस्ट ड्राफ्ट शीर्षक, लिखी, जिसका निर्देशन क्रिस मैके ने किया है और इसमें क्रिस प्रैट, यवोन स्ट्राहोवस्की, जेके सिमंस और बेट्टी गिल्पिन ने अभिनय किया है। 7 मूल रूप से पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा रिलीज होने वाली। 8 अमेजन स्टूडियोज ने लगभग $200 मिलियन के सौदे में फिल्म के अधिकार हासिल किए और इसे 2 जुलाई 2021 को प्राइम वीडियो पर रिलीज किया। 9 उनकी कई पटकथाओं ने हॉलीवुड की सर्वश्रेष्ठ अप्रकाशित पटकथाओं के ब्लैक लिस्ट सर्वेक्षण में जगह बनाई है। 20 एक हिंसक अतीत वाले एक सुधारित अपराधी के बारे में 2013 में सूची में जगह बनाई। 10 ब्रैडली कूपर द्वारा अभिनीत और गेविन ओकॉनर द्वारा निर्देशित द्वितीय विश्व युद्ध की फिल्म अटलांटिक वॉल ने 2015 में सूची में जगह बनाई। 11 वोएजर्स वार्नर ब्रदर्स की एक बायोपिक जो कार्ल सागन और एंड्रियान की प्रेम कहानी बताती है, 2016 की ब्लैक लिस्ट में थी। 12 द गॉर्ज 2020 की ब्लैक लिस्ट में था। 13 और इसे 2020 में स्काईडांस द्वारा खरीदा गया था। 8 जून 2024। 14 अन्य अभी तक निर्मित होने वाली पटकथाओं में विज्ञानफाई फिल्म कैनरी शामिल है, जिसे 2018 में इमेजिन एंटरटेनमेंट द्वारा रॉन हॉवर्ड द्वारा निर्देशित करने के लिए खरीदा गया था। 15 वार्नर ब्रदर्स में मेथुसेला, जो ओल्ड टेस्टामेंट के चरित्र पर आधारित है। 16 और एक्शन थ्रिलर लेओवर। 4 फिल्मोग्राफी डेडफॉल 2012, जीने के लिए 24 घंटे 2017, कल का युद्ध 2021, फास्ट एक्स 2023, केवल कहानी, द गॉर्ज 2025, निर्माता भी, फास्ट 11 2026, केवल कहानी, ब्लड नॉट TBA। डेविड एलिसन, जन्म 9 जनवरी 1983, एक अमेरिकी फिल्म निर्माता, पूर्व अभिनेता और स्काईडांस मीडिया के संस्थापक और CEO हैं। वह अरबती और ओरेकल कॉरपोरेशन के सहसंस्थापक लैरी एलिसन के बेटे हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। डेविड एलिसन का जन्म कैलिफोर्निया के सांता क्लारा काउंटी में हुआ था। वह अरबती ओरेकल कॉरपोरेशन के सहसंस्थापक और अध्यक्ष लैरी एलिसन और उनकी पूर्व पत्नी बारबरा बूथ एलिसन के बेटे हैं। उनके पिता इतालवी और यहूदी विरासत के हैं। 1 डेविड ने दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में पढ़ाई की। 2 3 उनकी एक बहन, फिल्म निर्माता मेगन एलिसन है,
जिन्होंने अन्नपूर्णा पिक्चर्स की स्थापना की। 1. आजीविका। एलिसन स्काईडांस मीडिया के सीईओ और संस्थापक हैं। कंपनी की फिल्मों में मिशन इम्पॉसिबल, फॉलआउट, एनिहिलेशन, वर्ल्ड वॉर ज़ेड, ट्रू ग्रिट, जैक रीचर, स्टार ट्रेक इनटू डार्कनेस, स्टार ट्रेक बियॉन्ड शामिल हैं। एलिसन को 2010 के लिए वैरायटी की डीलमेकर सूची में नामित किया गया था 4 और 2011 में फोर्ब्स 30 अंडर 30 सूची में 5। एक अभिनेता के रूप में एलिसन ने फ्लाई बॉयज, लिटिल फिश, स्ट्रेंज पॉन्ड और होल इन वन फिल्मों में अभिनय किया है। एलिसन की कंपनी स्काईडांस मीडिया ने 2013 में अपने टेलीविजन डिवीजन की शुरुआत के साथ विस्तार किया। उन्होंने अल्टर्ड कार्बन और ग्रेस एंड फ्रेंकी जैसे शो का कार्यकारी निर्माण किया है। 2014 में एलिसन ने पुरुषों के कपड़ों की एक नई लाइन लॉन्च की, जिसे लनाई कलेक्शन कहा गया। 6. 2017 में एलिसन ने स्पेन के इलियन एनिमेशन स्टूडियो के साथ साझेदारी में स्काईडांस एनिमेशन को लॉन्च करने में मदद की। 7. 2018 में उन्होंने घोषणा की कि स्काईडांस मीडिया ने टेंसेंट होल्डिंग्स लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। 8. जनवरी 2024 में यह बताया गया कि एलिसन स्काईडांस मीडिया को पैरामाउंट ग्लोबल के साथ विलय करने और शेरी रेडस्टोन से बाद की मूल कंपनी नेशनल एम्यूजमेंट्स को खरीदने में रुचि रखते थे। 9. व्यक्तिगत जीवन। एलिसन एक लाइसेंस प्राप्त पायलट हैं, जिनके पास हेलीकॉप्टर एविएशन, एरोबेटिक्स, कमर्शियल एविएशन, फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट और मल्टी इंजन एयरक्राफ्ट के लिए इंस्ट्रूमेंट रेटिंग है। 2003 में 20 वर्ष की आयु में उन्हें ईएए एयरवेंचर ओशकोश में सीन डी टक्कर की स्टार्स ऑफ टुमारो एरोबेटिक टीम के हिस्से के रूप में प्रदर्शन करने के लिए चुना गया था। 10. एलिसन प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका और टेलीविजन अकादमी के सदस्य हैं। 11. उन्होंने 1 अक्टूबर 2011 को कैलिफोर्निया के पाम स्प्रिंग्स में अभिनेत्री और गायिका सैंड्रा लिन मोडिक से शादी की। 12. इस जोड़े के 2 बच्चे हैं। 13. फिल्मोग्राफी। पतली परत। कार्यकारी निर्माता फ्लाई बॉयज 2006, बिना श्रेय, ट्रू ग्रिट 2010, मिशन इम्पॉसिबल घोस्ट प्रोटोकॉल 2011, द गिल्ट ट्रिप 2012, जैक रीचर 2012, जीआई जो प्रतिशोध 2013, स्टार ट्रेक इनटू डार्कनेस 2013, विश्व युद्ध ज़ेड 2013, जैक रयान शैडो रिक्रूट 2014, स्टार ट्रेक बियॉन्ड 2016, जैक रीचर नेवर गो बैक 2016, बेवॉच 2017, विनाश 2018, मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट 2018, बिना पछतावे के 2021, सांप की आँखें 2021, ब्लश 2021, ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट्स 2023, मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1 2023, मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग 2025, स्टार ट्रेक 4 TBA, निर्माता टर्मिनेटर जेनेसिस 2015, मिशन इम्पॉसिबल दुष्ट राष्ट्र 2015, जीवन 2017, जियोस्टॉर्म 2017, जेमिनी मैन 2019, टर्मिनेटर डार्क फेट 2019, 6 अंडरग्राउंड 2019, द ओल्ड गार्ड 2020, कल का युद्ध 2021, द एडम प्रोजेक्ट 2022, टॉप गन मेवरिक 2022, किस्मत 2022, अब तक का सबसे बड़ा बियर रन 2022, वायु 2023, घोस्टेड 2023, केल्से 2023, हार्ट ऑफ स्टोन 2023, स्पाई किड्स आर्मागेडन 2023, स्पेलबाउंड 2024, द गॉर्ज 2025, फाउंटेन ऑफ यूथ 2025, पूकू 2025, मई दिवस TBA, द ओल्ड गार्ड 2 TBA, माचिस TBA, रेगन TBA, शीर्षकीन जैक एंड द बीनस्टॉक परियोजना TBA,
शीर्षकहीन स्काईडांस एनिमेशन बटा डॉन हॉल परियोजना टीबीए। डॉन ग्रेंजर एक अमेरिकी फिल्म निर्माता है जो जैक रीचर और मिशन इम्पॉसिबल, रॉग नेशन सहित कई स्काईडांस मीडिया फिल्मों के निर्माण के लिए जाने जाते हैं। आजीविका। ग्रेंजर ने 1987 में वेंट्रॉब एंटरटेनमेंट ग्रुप में शामिल होकर अपना करियर शुरू किया, बाद में अगले साल टचस्टोन पिक्चर्स में शामिल हो गए। 1990 में वह पैरामाउंट पिक्चर्स में शामिल हो गए और 2001 तक प्रोडक्शन और देखरेख के कार्यकारी उपाध्यक्ष के रूप में काम किया। 2001 में ग्रेंजर गैरी लेविनसोहन के साथ मिलकर प्रोडक्शन कंपनी म्यूचुअल फिल्म कंपनी में काम करने लगे, जब इसके सहसंस्थापक मार्क गॉर्डन ने कंपनी छोड़ दी थी। उन्होंने फिल्म टाइमलाइन का कार्यकारी निर्माण किया और कंपनी के लिए स्नेक्स ऑन ए प्लेन का निर्माण किया। 2004 में ग्रेंजर टॉम क्रूज और पाउला वैगन के क्रूज वैगन प्रोडक्शंस में विकास और उत्पादन के वरिष्ठ कार्यकारी के रूप में शामिल हुए और उन्होंने वहां फिल्म द आई का निर्माण किया। 2007 में ग्रेंजर प्रोडक्शन के प्रेसिडेंट के रूप में यूनाइटेड आर्टिस्ट्स में शामिल हो गए। मार्च 2014 में ग्रेंजर स्काईडांस प्रोडक्शंस में नए बनाए गए पद ईवीपी फीचर प्रोडक्शंस के रूप में शामिल हुए और वह कंपनी के मुख्य रचनात्मक अधिकारी डाना गोल्डबर्ग को रिपोर्ट करेंगे। 3. व्यक्तिगत जीवन। ग्रेंजर ने 1996 में पत्रकार और समाचार एंकर लिसा मैक्री से शादी की। 4. फिल्मोग्राफी। कार्यकारी निर्माता टाइमलाइन 2003, डेथ रेस 2008, जीवन 2017, बेवॉच 2017, जियोस्टॉर्म 2017, विनाश 2018, मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट 2018, टर्मिनेटर डार्क फेट 2019, द ओल्ड गार्ड 2020, बिना पछतावे के 2021, सांप की आंखें 2021, टॉप गन मेवरिक 2022, मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1 2023, मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग 2025। निर्माता धूल से पूछो 2006, स्नेक्स ऑन अ प्लेन 2006, दाई 2008, जैक रीचर 2012, मिशन इम्पॉसिबल दुष्ट राष्ट्र 2015, जैक रीचर नेवर गो बैक 2016, जेमिनी मैन 2019, 6 अंडरग्राउंड 2019, कल का युद्ध 2021, द एडम प्रोजेक्ट 2022, हार्ट ऑफ स्टोन 2023, स्पाई किड्स आर्मागेडन 2023, द गॉर्ज 2025, फाउंटेन ऑफ यूथ 2025, द ओल्ड गार्ड 2 टीबीए, मई दिवस टीबीए, माचिस टीबीए, माइल्स टेलर जन्म 20 फरवरी 1987, एक अमेरिकी अभिनेता हैं। उन्होंने स्वतंत्र नाटक रैबिट होल 2010 के साथ अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत की और आने वाली उम्र की फिल्म द स्पेक्टेकुलर नाउ 2013 और डाइवर्जेंट फिल्म ट्रिलॉजी 2014 से 2016 में अपनी भूमिकाओं के लिए व्यापक मान्यता प्राप्त की। उनकी सफल भूमिका ड्रामा व्हिप्लैश 2014 में आई, जिसने उन्हें आलोचकों की प्रशंसा दिलाई। टेलर ने सुपरहीरो फिल्म फैंटास्टिक फॉर 2015 और बायोग्राफिकल फिल्म वॉर डॉग्स 2016 में अभिनय किया। उन्होंने एक्शन फिल्म टॉप गन मेवरिक 2022 में अपनी अभिनीत भूमिका के लिए मुख्यधारा में पुनरुत्थान प्राप्त किया। टेलीविजन में उन्होंने अमेज़न प्राइम वीडियो क्राइम ड्रामा टू ओल्ड टू डाई यंग 2019 और पैरामाउंट प्लस मिनिस्ट्रीज द ऑफर 2022 में अभिनय किया है। प्रारंभिक जीवन। टेलर का जन्म पेंसिल्वेनिया के डाउनिंगटाउन में हुआ था। 3. उनकी मां मेरी एक रियल एस्टेट एजेंट है और उनके पिता माइकल एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र इंजीनियर हैं। 4, 5, 6. उनकी 2 बड़ी बहनें हैं, एरिन और डाना। 5, 7. उनके दादा रूसी यहूदी वंश के थे। 8. और उनके वंश में अंग्रेजी और आयरिश पूर्वज भी शामिल हैं। 9, 10. टेलर ने अपने शुरुआती साल पेंसिल्वेनिया और डेलावेयर में बिताए। 11.
इससे पहले कि उनका परिवार 12 साल की उम्र में फ्लोरिडा के सिट्रस काउंटी में चला गया। 4. बड़े होकर वे अभिनय से जुड़े थे, अपने हाई स्कूल के ड्रामा क्लब के अध्यक्ष थे और अल्टो सैक्सोफोन, ड्रम, पियानो और गिटार बजाया करते थे। 12, 13, 14 उन्होंने प्रतिस्पर्धात्मक रूप से बेसबॉल भी खेला और पेशेवर बनने का सपना देखा। 15 उन्होंने फ्लोरिडा के लेकांटो में लेकांटो हाई स्कूल से स्नातक किया। 5 इसके बाद उन्होंने न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय टिश स्कूल ऑफ द आर्ट्स में दाखिला लिया। वहां उन्होंने ली स्ट्रेसबर्ग थिएटर एंड फिल्म इंस्टीट्यूट में मेथड एक्टिंग और स्टोन स्ट्रीट स्टूडियो के साथ स्क्रीन एक्टिंग का अध्ययन किया। 16, 17, 18 उन्होंने 2009 में ड्रामा में BFA अर्जित किया। 19 2007 में टेलर एक ऐसी कार में सवार था जिसने 80 मील प्रति घंटे 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर नियंत्रण खो दिया और 8 बार पलट गई। दुर्घटना के कारण उसके चेहरे पर कई निशान हैं। 20 आजीविका, प्रारंभिक कार्य और सफलता 2004 से 2021। टेलर 2004 से 2010 के बीच कई लघु फिल्मों में दिखाई दिए। 2009 में टिश स्कूल ऑफ द आर्ट्स से स्नातक होने के बाद 16 उन्होंने रैबिट होल 2010 में अपनी प्रमुख फिल्म की शुरुआत की जब निकोल किडमैन ने उन्हें इस भूमिका के लिए चुना। 21 टेलर ने हाई स्कूल में स्टेज म्यूजिकल फुटलूज में अभिनय किया। 21 और बाद में उसी नाम की 2011 की रीमेक फिल्म में दिखाई दिए। 22 2013 में उन्होंने 21 एंड ओवर, 23 और द स्पेक्टेक्युलर नाउ में शैलेन वुडली के साथ अभिनय किया। 24 2014 में डाइवर्जेंट फिल्म के प्रीमियर पर टेलर, डेमियन चेजेल की दूसरी फिल्म व्हिप्लैश 2014 में टेलर ने एक ड्रमर की भूमिका निभाई जो अपने अपमानजनक जैज शिक्षक जेके सिमंस को प्रभावित करने की कोशिश करता है। 25 जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए गोथम इंडिपेंडेंट फिल्म अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मोशन पिक्चर के लिए सैटेलाइट अवार्ड और बाफ्टा राइजिंग स्टार अवार्ड के लिए नामांकन मिला। 26 टेलर को डाइवर्जेंट 2014 में पीटर हेस की भूमिका निभाने के लिए और फिल्म के सीक्वल इंसर्जेंट 2015 और एलिगेंट 2016 के लिए और अधिक पहचान मिली। 27 उन्होंने रिबूट फिल्म फैंटास्टिक फॉर 2015 में मिस्टर फैंटास्टिक की भूमिका भी निभाई है। 28, 29 और वॉर डॉग्स 2016 में हथियार डीलर डेविड पैकोज की भूमिका निभाई है। 30 उन्होंने फिल्म ब्लीड फॉर दिस 2016 में बायोपिक बॉक्सर विनी पाज की भूमिका के लिए आकार में आने के लिए 5 महीने तक प्रशिक्षण लिया। 31, 32 2017 में उन्होंने 2 बायोपिक फिल्मों ओनली द ब्रेव और थैंक यू फॉर योर सर्विस में अभिनय किया। नवंबर 2020 में यह घोषणा की गई कि टेलर द फेंस नामक एक राजनीतिक व्यंग्य में अभिनय करेंगे। 33 सितंबर 2021 में यह बताया गया कि द गॉडफादर फिल्म के निर्माण के बारे में पैरामाउंट प्लस मिनिस्ट्रीज द ऑफर पर फिल्मांकन, जिसमें टेलर निर्माता अल्बर्ट एस रूडी की भूमिका निभाते हैं, को कोविड चिंताओं के कारण अस्थायी रूप से रोक दिया गया था। मिनीसीरीज अप्रैल से जून 2022 तक चली। 34 नवंबर 2021 में वह ब्लेक लाइवली द्वारा निर्देशित टेलर स्विफ्ट के संगीत वीडियो आई बेट यू थिंक अबाउट मी में दिखाई दिए। 35 टॉप गन मेवरिक और उससे आगे 2022 वर्तमान 2022 में उन्होंने टॉप गन मेवरिक में अभिनय किया। वह शुरू में इस भूमिका को स्वीकार करने में झिझक रहे थे क्योंकि वह टॉम क्रूज के साथ एक प्रमुख फिल्म में अभिनय करने से मिलने वाली संभावित सफलता और ध्यान से सावधान थे। उन्हें खुद क्रूज ने इसे स्वीकार करने के लिए राजी किया, जिन्होंने उन्हें समझाया कि वह इस भूमिका के लिए एकदम सही हैं। 36 मई 2022 में माइल्स टेलर ने कहा कि वह स्टूडियो में अपने चरित्र पर केंद्रित एक अनुवर्ती फिल्म की पिचिंग कर रहे थे। अभिनेता ने अपनी पिच को टॉप गन रूस्टर के रूप में संदर्भित किया। 37 उसी वर्ष जुलाई तक उन्होंने कहा कि वह टॉम क्रूज के साथ सीक्वल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। लोकप्रियता और समर्थन के संबंध में टेलर ने कहा कि अनुभव बहुत बढ़िया रहा है। टेलर ने 2022 में सैटरडे नाइट लाइव के 48वें सीजन के ओपनर पर अपनी होस्टिंग की शुरुआत की। 39
और 2023 में सुपर बाउल एलवीआई के प्रसारण के दौरान टेलर, उनकी पत्नी और उनके कुत्ते ने बड लाइट के एक विज्ञापन में अभिनय किया, जिसमें वे ग्राहक सेवा प्रतिनिधि से बात करने के लिए इंतजार करते हुए ऑन होल्ड संगीत पर नाचते हुए समय बिताते हैं। 40 व्यक्तिगत जीवन। माइल्स टेलर 2014 में। टेलर 2014 में। 2013 से वह मॉडल केली स्पेरी के साथ रिश्ते में हैं। 41 20 अगस्त 2017 को दक्षिण अफ्रीका के मेडिक्वे गेम रिजर्व में मोलोरी सफारी लॉज में उनकी सगाई हुई थी। 42 और 1 सितंबर 2019 को माउई, हवाई में उनकी शादी हुई थी। 43 44 2025 में उनका घर पैलिसेड्स फायर से नष्ट हो गया था। न्याजोस्फिन मैरी टेलर जॉय बटा एंजे बटा 1 जन्म 16 अप्रैल 1996, एक अभिनेत्री हैं। मियामी में जन्मी और ब्यूनस आयर्स और लंदन में पली बढ़ी, उन्होंने अभिनय करियर बनाने के लिए 16 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया। कई छोटी टेलीविजन भूमिकाओं के बाद उनकी सफलता हॉरर फिल्म द विच 2015 में एक प्रमुख भूमिका के साथ आई। उन्होंने हॉरर फिल्म स्प्लिट 2016 और इसके सीक्वल ग्लास 2019, ब्लैक कॉमेडी फिल्म थोरब्रेड्स 2017 और टेलीविजन क्राइम ड्रामा सीरीज पीकी ब्लाइंडर्स 2019 से 2022 में भूमिकाएं जारी रखीं। पीरियड ड्रामा एम्मा 2020 में एम्मा वुडहाउस की भूमिका निभाने के लिए टेलर जॉय को अपना पहला गोल्डन ग्लोब अवार्ड नामांकन मिला। इसके अलावा 2020 में उन्होंने नेटफ्लिक्स पीरियड ड्रामा मिनी सीरीज द क्वींस गैम्बिट में बेथ हार्मन की भूमिका निभाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान हासिल की, जिसमें उन्होंने गोल्डन ग्लोब, एसएजी अवार्ड और प्राइम टाइम एमी अवार्ड के लिए नामांकन जीता। इसके बाद वह हॉरर फिल्म लास्ट नाइट इन सोहो 2021, एक्शन फिल्म द नॉर्थमैन और ब्लैक कॉमेडी फिल्म द मेन्यू दोनों 2022 में दिखाई दीं, जिसमें से बाद वाली ने उन्हें तीसरा गोल्डन ग्लोब नामांकन दिलाया। इसके बाद उन्होंने एनिमेटेड फिल्म द सुपर मारियो ब्रदर्स मूवी 2023 में प्रिंसेस पीच को आवाज दी। प्रारंभिक जीवन। टेलर जॉय का जन्म 16 अप्रैल 1996 को मियामी, फ्लोरिडा में डेनिस एलन टेलर 4, एक पूर्व बैंकर, और जेनिफर मरीना जॉय, एक मनोवैज्ञानिक के घर हुआ था। उनके पिता अंग्रेजी और स्कॉटिश मूल के अर्जेंटीना हैं, जो ब्रिटिश पिता और एंग्लो अर्जेंटीना माँ के बेटे हैं। 5, 6, 7 उनकी माँ का जन्म जाम्बिया में एक अंग्रेजी राजनयिक पिता डेविड जॉय और बार्सिलोना की एक स्पेनिश माँ के घर हुआ था। 8 उसने कहा है कि मियामी में उसका जन्म एक संयोग था, क्योंकि उसके माता पिता उस समय शहर में छुट्टियां मना रहे थे। अपने जन्मस्थान की वजह से वह देश के जूस सोली राष्ट्रीयता कानून के कारण अमेरिकी नागरिकता रखती है। 9 वह 6 भाई बहनों में सबसे छोटी है। टेलर जॉय अपने परिवार के साथ ब्यूनस आयर्स में रहती थीं और 6 साल की उम्र तक नॉर्थलैंड्स स्कूल में पढ़ती थीं, जब परिवार लंदन के विक्टोरिया इलाके में स्थानांतरित हो गया। 7, 11 वह स्पेनिश और अंग्रेजी दोनों में धारा प्रवाह है। 7, 10, 12 टेलर जॉय ने इस कदम को दर्दनाक के रूप में अनुभव किया और शुरू में अर्जेंटीना वापस जाने की उम्मीद में अंग्रेजी सीखने से इनकार कर दिया। 13 उन्होंने हिल हाउस इंटरनेशनल जूनियर स्कूल 14 और क्वींस गेट स्कूल में पढ़ाई की। स्कूल की प्रस्तुतियों में अभिनय किया। वह स्कूल में सामाजिक रूप से संघर्ष करती थी, याद करते हुए, मुझे वाकई ऐसा नहीं लगता था कि मैं कहीं भी फिट बैठता हूँ। मैं अर्जेंटीना के लिए बहुत अंग्रेज था, अंग्रेज होने के लिए बहुत अर्जेंटीना था, कुछ भी होने के लिए बहुत अमेरिकी था। बच्चे मुझे किसी भी आकार या रूप में नहीं समझते थे। मुझे लॉकर में बंद कर दिया जाता था। 7 टेलर जॉय ने शुरुआत में नृत्य का प्रशिक्षण लिया और 15 साल की उम्र तक बैले का अध्ययन किया। 15-17 साल की उम्र में उन्हें स्टॉर्म मैनेजमेंट की संस्थापक सारा डॉकाज ने एक मॉडल के रूप में चुना, जब वह लंदन के नाइट्सब्रिज में है एरोड्स डिपार्टमेंट स्टोर के बाहर अपने कुत्ते को टहला रही थीं। 7-16 उन्होंने एजेंसी के साथ इस शर्त पर हस्ताक्षर किए कि अभिनय उनका पहला जुनून और लक्ष्य बना रहे। टेलीविजन सीरीज डाउटन एबे के प्रचार के लिए एक मॉडलिंग शूट के दौरान, जिसे उन्होंने लगभग अस्वीकार कर दिया था क्योंकि वह अपनी जीसीएसई परीक्षाओं की तैयारी कर रही थीं, टेलर जॉय को डाउटन एबे के अभिनेता एलन लीच ने क्रू के लिए काम करते हुए और आगामी स्क्रीन टेस्ट के लिए सीमस हीन की कविता डिगिंग
का पाठ करते हुए देखा। आजीविका 2013 से 2019 प्रारंभिक कार्य और सफलता। टेलर जॉय को 2014 की फंतासी कॉमेडी हॉरर वैम्पायर एकेडमी में बैकग्राउंड फीडर गर्ल की उनकी पहली अभिनय भूमिका के फाइनल कट से हटा दिया गया था। उनकी भूमिका को बिना श्रेय दिए छोड़ दिया गया था। 18-19 उन्होंने जासूसी ड्रामा सीरीज एंडेवर के एक एपिसोड में फिलिप कोलिंस डेविडसन के रूप में अपना टेलीविजन डेब्यू किया। इसके बाद 2015 की फंतासी एडवेंचर ड्रामा सीरीज अटलांटिस में एक मल्टी एपिसोड आर्क में काम किया। 20 उसी वर्ष उन्होंने रॉबर्ट एगर्स द्वारा निर्देशित एक पीरियड हॉरर फिल्म द विच में अभिनय किया, जो एक प्यूरिटन परिवार की कहानी बताती है जो अपने न्यू इंग्लैंड फार्म से परे जंगल में बुरी ताकतों का सामना करता है। इसका प्रीमियर 2015 के सनडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ और इसे आलोचकों की प्रशंसा मिली। 21, 22, 23, 24 द न्यूयॉर्कर के एंथनी लेन ने टेलर जॉय को भूमिका में उल्लेखनीय बताया। उनकी बड़ी बड़ी आंखों वाली मासूमियत चालाकी के धागे से गुंथी हुई थी, जो या तो उनकी तेज बुद्धि का सबूत था, जो एक चतुर और जिज्ञासु लड़की में शायद ही असामान्य हो, या किसी बुरे उद्देश्य का। 25 उन्होंने ब्रेकथ्रू एक्टर के लिए गोथम इंडिपेंडेंट फिल्म अवार्ड और बेस्ट फीमेल न्यूकमर के लिए एम्पायर अवार्ड जीता। 2020 में वह अगली बार ड्रामा फिल्म हियर आर द यंग मेन में दिखाई दीं, जिसका निर्देशन इयोन मैकेन ने किया और यह रॉब डॉयल के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी। 2021 में उन्होंने एडगर राइट की मनोवैज्ञानिक हॉरर फिल्म लास्ट नाइट इन सोहो में अभिनय किया। फिल्म में वह पेटुला क्लार्क का गीत डाउनटाउन गाती है। 60 टेलर जॉय के गायन का एक संगीत वीडियो भी जारी किया गया था। 61 द वॉल स्ट्रीट जर्नल के जो मॉर्गनस्टर्न ने उनके चित्रण में उद्देश्य की चमकदार भावना पर प्रकाश डाला। 62 उसी वर्ष उन्हें टाइम पत्रिका की 100 नेक्स्ट सूची में शामिल किया गया था। 63 2022 में टेलर जॉय ने ऐतिहासिक महाकाव्य द नॉर्थमैन में अलेक्जेंडर स्कार्सगार्ड के साथ एक प्रमुख भूमिका के लिए द विच निर्देशक रॉबर्ट एगर्स के साथ फिर से काम किया। एमलेथ की पुरानी स्कैंडिनेवियाई किंवदंती पर आधारित फिल्म को सदी के मोड़ पर आइसलैंड में स्थापित एक वाइकिंग बदलागाथा के रूप में वर्णित किया गया था। 64 इसे सकारात्मक आलोचनात्मक स्वागत मिला। 65-66 इसके बाद टेलर जॉय डेविड ओ रसेल की पीरियड कॉमेडी एम्स्टर्डम में दिखाई दिए, जिसे मिश्रित समीक्षा मिली और व्यावसायिक रूप से असफल रही। 67-68 अगले महीने मार्क माय लॉर्ड की ब्लैक कॉमेडी थ्रिलर द मेन्यू रिलीज हुई, जिसमें टेलर जॉय ने निकोलस हाउल्ट और राल्फ फिएनेस के साथ अभिनय किया। 69 फिल्म को काफी हद तक सकारात्मक समीक्षा मिली। 70, 71, 72 अगले वर्ष टेलर जॉय ने एनिमेटेड फिल्म द सुपर मारियो ब्रदर्स मूवी में राजकुमारी पीच के रूप में एक आवाज की भूमिका निभाई। 73 टेलर जॉय ने 2024 की शुरुआत डेनिस विलेन्यूवे की ड्यून पार्ट 2 में आलिया एट्रायड्स के रूप में एक कैमियो भूमिका के साथ की, एक कास्टिंग जिसे शुरू में गुप्त रखा गया था और सार्वजनिक रूप से तब तक घोषित नहीं किया गया था जब तक कि वह फिल्म के लंदन प्रीमियर में रेड कारपेट पर नहीं चली गईं। 74 उन्होंने अगली बार जॉर्ज मिलर की एक्शन फिल्म फ्यूरियोसा ए मैड मैक्स सागा में शीर्षक चरित्र के रूप में अभिनय किया, जो 2015 की फिल्म मैड मैक्स फ्यूरी रोड की प्रीक्वल के रूप में काम करती थी। टेलर जॉय ने फिल्म को एक अप्रिय कामकाजी प्रयास घोषित करते हुए कहा, मैं उस फिल्म को बनाने से ज्यादा कभी अकेला नहीं रहा। मैं इसमें बहुत गहराई तक नहीं जाना चाहता, लेकिन जो कुछ भी मुझे लगा कि आसान होने वाला था वह कठिन था। 75-76 2025 में उन्होंने स्कॉट डेरिक्सन की रोमांटिक एक्शन फिल्म द गॉर्ज में माइल्स टेलर के साथ अभिनय किया, जो एप्पल टीवी प्लस पर रिलीज हुई। 77 वह अगली बार एक्शन कॉमेडी फिल्म सैक्रिफाइस में क्रिस इवांस के साथ अभिनय करेंगी। 78 व्यक्तिगत जीवन टेलर जॉय ने 2021 में रॉक बैंड मोर के फ्रंटमैन अमेरिकी संगीतकार मैल्कम मैक्र के साथ रिश्ता शुरू किया। उन्होंने 1 अप्रैल 2022 को न्यू ऑरलियंस में एक निजी समारोह में शादी की। 79 उन्होंने सितंबर 2023 में इटली के वेनिस में पलाज़ो पिसानी मोरेटा में दूसरा समारोह आयोजित किया। 80-81 सार्वजनिक छवि
हॉलीवुड रिपोर्टर ने टेलर जॉय को 2016 की हॉलीवुड के राइजिंग स्टार्स 35 और अंडर की सूची में शामिल किया था और उन्हें 2017 में डब्ल्यू पत्रिका द्वारा संकलित इसी तरह की सूची में शामिल किया गया था। 82-83 2019 में वह वार्षिक फोर्ब्स 30 अंडर 30 सूची में दिखाई दीं, जो दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली युवा उद्यमियों, नवप्रवर्तकों और गेम चेंजर का संकलन है। 2020 में उन्हें एसोसिएटेड प्रेस द्वारा वर्ष का ब्रेकथ्रू एंटरटेनर और न्यूयॉर्क पोस्ट द्वारा 2020 का ब्रेकआउट स्टार नामित किया गया था। 2021 में टाइम ने टेलर जॉय को उभरते नेताओं जो भविष्य को आकार दे रहे हैं कि 100 नेक्स्ट सूची में शामिल। 86 वह विक्टर एंड रॉल्फ, टिफनी एंड कंपनी। 87-88 डायर के फैशन और मेकअप। 89 और जैगलेकोल्ट्रे सहित ब्रांडों की राजदूत रही हैं। 90 फिल्मोग्राफी। सुसान एलेक्जेंड्रा, सिगोर्नी वीवर बटा SRNI बटा साई गोर नी, जन्म 8 अक्टूबर 1949, एक अमेरिकी अभिनेत्री हैं। 1970 के दशक के उत्तरार्ध से फिल्मों में सक्रिय, उन्हें एक्शन हीरोइनों के अपने अग्रणी चित्रण और ब्लॉकबस्टर फिल्मों में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। 3, 4, 5 वह कई पुरस्कारों की प्राप्तकर्ता हैं, जिनमें एक ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार, 2 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और 1 ग्रैमी पुरस्कार शामिल हैं। इसके अलावा उन्हें 3 अकादमी पुरस्कार, 4 प्राइमटाइम एमी पुरस्कार और 1 टोनी पुरस्कार के लिए नामांकन भी मिला है। न्यूयॉर्क शहर में जन्मी वीवर अमेरिकी टेलीविजन कार्यकारी पैट वीवर और अंग्रेजी अभिनेत्री एलिजाबेथ इंग्लिस की बेटी हैं। उन्होंने साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म एलियन 1979 में एलियन रिप्ले के रूप में अपनी सफल भूमिका निभाने से पहले रोमांटिक कॉमेडी फिल्म एनी हॉल 1977 में एक छोटी सी भूमिका के साथ अपनी शुरुआत की थी। उन्होंने सीक्वल एलियंस 1986 में भूमिका दोहराई और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए एक ऐतिहासिक नामांकन अर्जित किया और फ्रेंचाइजी के लिए 2 और फिल्मों में काम किया। रिप्ले को सिनेमा इतिहास में एक महत्वपूर्ण महिला नायक माना जाता है। उनकी अन्य फ्रेंचाइजी भूमिकाओं में घोस्टबस्टर्स फिल्मों में डाना बैरेट 1984 से 2021 और अवतार फिल्म श्रृंखला 2009 वर्तमान में दोहरी भूमिकाएं शामिल हैं। 1989 में वीवर ने गोरिल्लाज इन द मिस्ट में डायन फॉसी और वर्किंग गर्ल दोनों 1988 में एक युवा सहयोगी के रूप में अपनी भूमिकाओं के लिए 2 गोल्डन ग्लोब और 2 एक साथ ऑस्कर नामांकन जीते। वह एक ही वर्ष में अभिनय के लिए 2 गोल्डन ग्लोब जीतने वाली पहली अभिनेत्री भी बनी। इसके बाद उन्होंने द आइस स्टॉर्म 1997 में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार जीता। उनकी अन्य फिल्म भूमिकाओं में द ईयर ऑफ लिविंग डेंजरसली 1982, कॉपीकैट 1995, गैलेक्सी क्वेस्ट 1999, द विलेज 2004, वेंटेज पॉइंट 2008, चैपी 2015 और ए मॉन्स्टर कॉल्स 2016 शामिल हैं। उन्होंने पिक्सर एनिमेटेड फिल्मों वॉली 2008 और फाइंडिंग डोरी 2016 में आवाज की भूमिकाएं भी निभाईं। मंच पर वीवर के ब्रॉडवे प्रदर्शनों में द कांस्टेंट वाइफ 1975, हलीबली 1984, वान्या और सोनिया और माशा और स्पाइक 2013 और द टेम्पेस्ट 2025 शामिल हैं। हलीबली में उनके प्रदर्शन ने उन्हें एक नाटक में सर्वश्रेष्ठ फीचर्ड अभिनेत्री के लिए टोनी पुरस्कार के लिए नामांकित किया। टेलीविजन पर उन्हें हॉरर फिल्म स्नो व्हाइट ए टेल ऑफ टेरर 1998, ड्रामा फिल्म प्रेयर्स फॉर बॉबी 2009, मिनिस्ट्रीज पॉलिटिकल एनिमल्स 2013 और नेशनल जियोग्राफिक डॉक्यूमेंट्री सीक्रेट्स ऑफ द व्हेल्स 2021 के वर्णन के लिए एमी अवार्ड के लिए नामांकन मिला। उनकी अन्य टेलीविजन परियोजनाओं में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स सुपरहीरो मिनी सीरीज द डिफेंडर्स 2017 और ड्रामा मिनी सीरीज द लॉस्ट फ्लावर ऑफ एलिस हार्ट 2023 शामिल हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। सुसान एलेक्जेंड्रा वीवर का जन्म 8 अक्टूबर 1949 को न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। 6-7 वे अंग्रेजी अभिनेत्री एलिजाबेथ इंग्लिस 1913 से 2007-8
और अमेरिकी टेलीविजन कार्यकारी पैट वीवर 1908 से 2002 की बेटी हैं। 9. उनके पिता ने 1953 से 1955 तक एनबीसी के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, जिस दौरान उन्होंने द टुडे शो बनाया। 10. पैट के भाई डूडल्स वीवर एक कॉमेडियन और मैड के योगदानकर्ता थे। 11. वह अपने पिता के माध्यम से डच, अंग्रेजी, जर्मन और स्कॉटिश वंश की है। 12. 13. 14 साल की उम्र में वीवर ने द ग्रेट गैट्सबी में एक छोटे से चरित्र से इसे लेने के बाद सिगोनी नाम का उपयोग करना शुरू कर दिया। 14. 15. उन्होंने कनेक्टिकट के सिम्सबरी में एथेल वॉकर स्कूल पहुंचने से पहले न्यूयॉर्क में ब्रियरली स्कूल और चैपिन स्कूल में संक्षेप में भाग लिया, जहां उन्होंने प्रदर्शन में प्रारंभिक रुचि विकसित की। 16. उनकी शुरुआती भूमिकाओं में से एक कविता द हाईवेमैन के स्कूल रूपांतरण में थी और एक अन्य अवसर पर उन्होंने द शेक के रूपांतरण में रूडोल्फ वैलेंटिनो का किरदार निभाया था। वह साउथबरी, कनेक्टिकट में एक गर्मियों के दौरान ए स्ट्रीट कार नेम्ड डिजायर और यू कांट टेक इट विद यू की नाटकीय प्रस्तुतियों में भी शामिल थीं। 16. अपनी ऊंचाई के लिए जानी जाने वाली, वह कथित तौर पर 11 साल की उम्र तक 180 सेंटीमीटर 5 फीट 11 इंच तक पहुंच गई थी। 17. 1967 में 18 साल की होने से कुछ पहले वीवर ने इजराइल का दौरा किया और कई महीनों तक एक किबुत्स में स्वयंसेवा की। 18. संयुक्त राज्य अमेरिका लौटने पर उन्होंने सारा लॉरेंस कॉलेज में दाखिला लिया। अपने नए साल के बाद वह एक अंग्रेजी प्रमुख के रूप में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में स्थानांतरित हो गईं। 19. स्टैनफोर्ड में वह बड़े पैमाने पर थिएटर में शामिल थीं। उन्होंने पालो ऑल्टो में द कंपनी नामक एक समूह के साथ प्रदर्शन किया। 18. बे एरिया के आसपास शेक्सपियर के नाटक और कवर वैगन में कॉमेडिया डेलार्टे किया। 18. जिसकी प्रकृति को वह अपमानजनक मानती थीं। वह एक योगिनी की तरह कपड़े पहनती थीं और एक पेड़ के घर में रहती थीं। 18. और स्टैनफोर्ड के नाटक विभाग से परहेज करती थीं क्योंकि उनका मानना था कि उनके प्रोडक्शंस बहुत उबाऊ और सुरक्षित थे। अंग्रेजी कार्यक्रम और अंततः एक लेखक या पत्रकार के रूप में अपना कैरियर बनाने के लिए, लेकिन घातक शुष्क सम्मान पाठ्यक्रमों से निराश होने के बाद उसने अपना मन बदल लिया। उन्होंने अंततः 1972 में अंग्रेजी में बीए के साथ स्नातक किया। 16. 19. बाद में उन्होंने येल स्कूल ऑफ ड्रामा में आवेदन किया। अपने ऑडिशन में बर्टोल्ड ब्रेख्त के सेंट जोन ऑफ द स्टॉकयार्ड्स का प्रदर्शन किया और उन्हें स्वीकार कर लिया गया। वीवर ने स्वीकार किया कि येल में उनका समय कठिन था। उन्हें येल रिपर्टरी थिएटर के शो पसंद नहीं थे। 16. और स्कूल प्रोडक्शन में मुख्य भूमिकाएं पाने में उन्हें बहुत कम सफलता मिली। 20. उनके कुछ अभिनय शिक्षकों ने उन्हें प्रतिभाहीन कहा और उन्हें कॉमेडी से चिपके रहने की सलाह दी। 21. बाद में उन्होंने कहा कि वे येल कैबरे में बिताए समय और क्रिस्टोफर डुरंग जैसे दोस्तों की मदद से आगे बढ़ी, जो उन्हें अपने नाटकों में कास्ट करते रहे। 16. उन्होंने 1974 में येल से एमएफए के साथ स्नातक किया। 18. आजीविका 1970 का दशक, प्रारंभिक कार्य और सफलता। वीवर ने 1974 में येल में रहते हुए स्टीफन सोंडहाइम के संगीत में द फ्रॉग्स के पहले प्रोडक्शन में लैरी ब्लाइडेन और साथी छात्रों मेरिल स्ट्रीप और डुरंग के साथ प्रदर्शन किया था। 22. इसके बाद वह कुछ समय के लिए कैप्टन ब्रासबाउंड्स कन्वर्जन के जॉन गिलगर प्रोडक्शन में एक अंडरस्टडी थीं। 16. उन्होंने डुरंग के कई मूल नाटकों में भी अभिनय किया। 16. 1974 में उन्होंने विलियम समरसेट मॉघम के नाटक द कॉन्स्टेंट वाइफ में इंग्रिड बर्गमैन के साथ अभिनय करते हुए अपना ब्रॉडवे डेब्यू किया। 23. ऑन स्क्रीन सफलता से पहले वह केवल विज्ञापनों में, कुछ टेलीविजन भूमिकाओं, सोप ओपेरा समरसेट में एक उपस्थिति सहित में दिखाई दी थीं। 24, 25, 26 उनकी मूल रूप से अधिक महत्वपूर्ण एनी हॉल भूमिका को डुरंग नाटक टाइटैनिक के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के कारण कम कर दिया गया था। 27. एलियन का एक वास्तविक आनंद एलेन रिप्ले को एक पात्र के रूप में तथा सिगोर्नी वीवर को एक स्टार के रूप में उभरते हुए देखना है। टाई बूर, द बोस्टन ग्लोब, 29 अक्टूबर 2003। वीवर 2 साल बाद रिडले स्कॉट की ब्लॉकबस्टर फिल्म एलियन 1979
में वारंट ऑफिसर बटा लेफ्टिनेंट रिप्ले के रूप में दिखाई दिए, एक भूमिका में जो शुरू में ब्रिटिश मूल की अभिनेत्री वेरोनिका कार्टराइट को सहकलाकार के रूप में सौंपी गई थी, जब तक कि कास्टिंग में बाद में बदलाव नहीं हुआ। कार्टराइट ने वर्ल्ड एंटरटेनमेंट न्यूज़ नेटवर्क (WNN) को बताया कि वह एलियन पर काम शुरू करने के लिए इंग्लैंड में थीं, जब उन्हें पता चला कि वह इस परियोजना में नाविक लैम्बर्ट की भूमिका निभाएंगी और वीवर को एलेन रिप्ले की मुख्य भूमिका दी गई थी। 28 फिल्म की समीक्षा शुरू में मिश्रित थी, लेकिन तब से इसे सबसे महान विज्ञान कथा हॉरर फिल्मों में से एक माना गया है और यह वीवर की पहली फिल्म है जिसे लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में शामिल किया गया है। 29-30 फिल्म समीक्षक जीन सिस्केल ने वीवर को एक ऐसी अभिनेत्री कहा जिसे एक प्रमुख स्टार बनना चाहिए। 31 और द गार्जियन के पीटर ब्रडशॉ ने कहा कि वीवर एक्शन की शुरुआत में लड़की जैसी और गंभीर दिखती है, लेकिन बाद में वह एक सख्त आत्मनिर्भर महिला में बदल जाती है जिसने अपनी बाद की भूमिकाओं को परिभाषित किया। उसका करियर हमारी आंखों के सामने विकसित होता है। 32 अन्य पुरस्कारों के अलावा उन्हें 33वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवार्ड्स में प्रमुख फिल्म भूमिकाओं के लिए सबसे होनहार नवागंतुक के लिए नामांकित किया गया था। 33 1980 का दशक, स्टारडम और प्रशंसा। वीवर और उनके पिता पैट 1989 में 61वें अकादमी पुरस्कार समारोह में, जहां उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए एक साथ नामांकन प्राप्त हुआ। वीवर 1981 में डुरंग की कॉमेडी बियॉन्ड थेरेपी के ऑफ ब्रॉडवे प्रोडक्शन में दिखाई दीं, जिसे तत्कालीन नवोदित निर्देशक जेरी स्क्स ने निर्देशित किया था। 34 वह अगली बार पीटर वियर द्वारा निर्देशित रोमांटिक ड्रामा द ईयर ऑफ लिविंग डेंजरसली 1982 में ब्रिटिश दूतावास अधिकारी जिल ब्रायंट के रूप में मेल गिब्सन के साथ दिखाई दीं, जिसे आलोचकों की प्रशंसा के साथ रिलीज किया गया था। 35 रोजर एबर्ट ने कहा, वीवर की भूमिका कम दिलचस्प है, लेकिन वह हमेशा एक दिलचस्प अभिनेत्री हैं। 36 1984 में वह डेविड रबे के नाटक हलीबली में विलियम हर्ट, हार्वे कीटल, सिंथिया निक्सन, जेरी स्टिलर, रॉन सिल्वर और जूडिथ आइवी के साथ अभिनय करते हुए ब्रॉडवे में लौट आईं। 37-38 इस भूमिका के लिए वीवर को नाटक में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए टोनी पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। 39 उसी वर्ष उन्होंने कॉमेडी फिल्म घोस्टबस्टर्स 1984 में महिला प्रधान भूमिका डाना बैरेट की भूमिका निभाई और बिल मरे, डैन एक्रोयड और हेरोल्ड रामिस के साथ अभिनय करते हुए घोस्टबस्टर्स 2 1988 में अपनी भूमिका दोहराई। 24 वीवर ने 7 साल बाद एलियन के सीक्वल में एलेन रिप्ले की भूमिका को दोहराया, जिसका शीर्षक भी इसी तरह का था, एलियंस 1986, जिसे जेम्स कैमरून ने निर्देशित किया था। आलोचक रोजर एबर्ट ने लिखा, वीवर, जो लगभग हर समय स्क्रीन पर रहती है, एक बहुत ही मजबूत, सहानुभूतिपूर्ण प्रदर्शन के साथ सामने आती है। वह धागा है जो सब कुछ एक साथ रखता है। 40 वैराइटी ने कहा कि उस समय वह एकमात्र अभिनेत्री थी जो एक एक्शन फिल्म की शुरुआत कर सकती थी। 41 एलियंस के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए सैटर्न पुरस्कार जीता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए अकादमी पुरस्कार और मोशन पिक्चर ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए अपना पहला नामांकन अर्जित किया। 1988 में वीवर ने बायोग्राफिकल ड्रामा गोरिल्लास इन द मिस्ट में प्राइमेटोलॉजिस्ट डियान फॉसी की भूमिका निभाई। उसी वर्ष वह कॉमेडी ड्रामा वर्किंग गर्ल में मुख्य प्रतिपक्षी कैथरीन पार्कर की सहायक भूमिका में है एरिसन फोर्ड के साथ दिखाई दीं। इन दोनों फिल्मों ने वीवर को उस वर्ष अपनी 2 भूमिकाओं के लिए मोशन पिक्चर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ड्रामा और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री मोशन पिक्चर के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार दिलाए। उस वर्ष गोल्डन ग्लोब्स में वीवर 3 अभिनेत्रियों में से एक थीं, जिन्होंने 3 तरफा टाई में जोडी फोस्टर और शर्ली मैकलेन के साथ सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता था। वीवर को 1988 में एक साथ एकेडमी अवार्ड के लिए नामांकन मिला, गोरिल्लास इन द मिस्ट के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। 1990 का दशक, पुरस्कारों की सफलता जारी रही। वीवर एलियन 3 1992 और रिडले स्कॉट की 1492 कॉन्क्वेस्ट ऑफ पैराडाइज 1992 के साथ बड़े पर्दे पर लौटीं, जिसमें उन्होंने रानी इसाबेला की भूमिका निभाई। 1990 के दशक की शुरुआत में वीवर केविन क्लाइन और फ्रैंक लैंगेला के साथ डेव सहित कई फिल्मों में दिखाई दीं। 1994 में
उन्होंने रोमन पोलांस्की के नाटक डेथ एंड द मेडेन में पॉलिना एस्कोबार के रूप में अभिनय किया। 43 उन्होंने फिल्म कॉपीकैट 1995 में एगोराफोबिक आपराधिक मनोवैज्ञानिक हेलेन हडसन की भूमिका निभाई। 44 वीवर ने नाथन लेन और पैट्रिक स्टीवर्ट के साथ जेफरी 1994 जैसी छोटी और सहायक भूमिकाओं पर भी ध्यान केंद्रित किया। 45 1997 में वे एंग ली की द आइस स्टॉर्म में जेनी कार्वर के रूप में दिखाई दीं, जो एक ऊब चुकी लेकिन स्टाइलिश गृहिणी थी जो असफल विवाह में फंसी थी। वीवर ने इस भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री मोशन पिक्चर के लिए अपना दूसरा गोल्डन ग्लोब पुरस्कार नामांकन अर्जित किया और सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए बाफ्टा पुरस्कार जीता। 46 47 1999 में उन्होंने साइंस फिक्शन कॉमेडी गैलेक्सी क्वेस्ट 48 में ग्वेन डेमार्को के रूप में सहअभिनय किया और ड्रामा ए मैप ऑफ द वर्ल्ड में एलिस गुडविन के रूप में एक माँ और स्कूल नर्स जिसकी लापरवाही के परिणामस्वरूप एक दोस्त के बच्चे की आकस्मिक डूबने से मृत्यु हो जाती है, उसे बाद के लिए मोशन पिक्चर ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए तीसरा नामांकन मिला। 46 उसी वर्ष उन्हें हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर एक स्टार भी मिला। 49 50 51 -2008 ट्रिबेका फिल्म फेस्टिवल में वीवर। 2001 में वीवर कॉमेडी हार्टब्रेकर्स में जेनिफर लव हेविट, रे लियोटा, जीन हैकमैन और एनी बैनक्रॉफ्ट के साथ एक ठग की मुख्य भूमिका निभाते हुए दिखाई दिए। उन्हें 2003 में चैनल 4 के 100 महानतम मूवी स्टार्स में शामिल किया गया था। 52 वह पूरे दशक में कई फिल्मों में दिखाई दीं जिनमें होल्स 2003, एम नाइट श्यामलन हॉरर फिल्म द विलेज 2004, वेंटेज पॉइंट 2008 और बेबी मामा 2008 शामिल हैं। फरवरी 2002 में उन्होंने फ्यूचरामा एपिसोड लव एंड रॉकेट में अतिथि भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने महिला प्लैनेट एक्सप्रेस शिप की भूमिका निभाई। 53 2006 में वह बीबीसी एमी पुरस्कार विजेता वृत्तचित्र श्रृंखला प्लैनेट अर्थ के अमेरिकी संस्करण की कथावाचक थीं। मूल ब्रिटिश श्रृंखला संस्करण का वर्णन डेविड एटनबरो ने किया था। 54 2007 में वीवर बीबीसी के विशेष गोरिल्लाज रिविजिटेड के लिए रवांडा लौट आए, जिसमें वीवर लगभग 20 साल बाद फिल्म गोरिल्लाज इन द मिस्ट से रवांडा के वानरों के साथ फिर से मिलती है। 55 2008 में वीवर को पिक्सर और डिज्नी की रिलीज वॉल ई में जहाज के कंप्यूटर की आवाज के रूप में दिखाया गया था। 56 57 इसके अलावा 2008 में उन्होंने केट डिकैमिलो के उपन्यास पर आधारित एनिमेटेड फिल्म द टेल ऑफ डेस्पेरोक्स 2008 में एक कथावाचक की भूमिका निभाई। फिल्म की शुरुआत वीवर के साथ होती है, जो पेस्टल रंग के किंगडम ऑफ डोर की कहानी सुनाते हुए एक कथावाचक के रूप में है। 58 उन्होंने 2008 की शरद ऋतु में टेलीविजन सीरीज एली स्टोन के सीजन 2 एपिसोड में खुद की भूमिका निभाते हुए टेलीविजन पर एक दुर्लभ अतिथि भूमिका भी निभाई। 59 2009 में वीवर ने अपनी पहली टेलीविजन फिल्म प्रेयर्स फॉर बॉबी में मैरी ग्रिफिथ के रूप में अभिनय किया, जिसके लिए उन्हें एमी अवार्ड, 60 गोल्डन ग्लोब अवार्ड और स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। 2009 में ही वह एलियंस के निर्देशक जेम्स कैमरून के साथ उनकी फिल्म अवतार के लिए फिर से जुड़ी, जिसमें उन्होंने फिल्म के काल्पनिक चंद्रमा पेंडोरा पर एवीटीआर अवतार कार्यक्रम की नेता डॉ. ग्रेस ऑगस्टाइन की प्रमुख भूमिका निभाई। यह अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 61, 62, 63 2010 का दशक, टेलीविजन फोकस और ब्रॉडवे। 2016 सैन डिएगो कॉमिक-कॉन में वीवर ने लंबे समय से चल रहे एनबीसी स्केच शो सैटरडे नाइट लाइव के 2 एपिसोड की मेजबानी की है, एक बार 1986 में 12वें सीजन के प्रीमियर पर और फिर जनवरी 2010 में सीजन 35 के एपिसोड में। मार्च 2010 में उन्हें एमी हेकलिंग की वैम्प्स में वैम्पायर्स की रानी की मुख्य भूमिका के लिए चुना गया था। 64 उन्हें 2010 के स्क्रीम अवार्ड्स में द हीरोइन अवार्ड अर्जित करते हुए सम्मानित किया गया, जिसने विज्ञान कथा, डरावनी और फंतासी फिल्मों में उनके काम को सम्मानित किया। 65 दिसंबर 2013 में वीवर वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड में डिज्नी के कैंडललाइट प्रोसेशन में अतिथि कथावाचक थे। 66
2012 में उन्होंने हाल ही में तलाकशुदा विदेश मंत्री और पूर्व प्रथम महिला और इलिनॉइस की गवर्नर एलेन बैरिश के रूप में एक प्रमुख भूमिका निभाई, जो यूएसए नेटवर्क की राजनीतिक मिनी सीरीज पॉलिटिकल एनिमल्स में विभिन्न राजनीतिक विरोधियों से लड़ती है। इस सीरीज में उन्होंने कार्ला गुगिनो, सेबेस्टियन स्टेन, सियारन हिंड्स और एलेन बर्स्टिन के साथ अभिनय किया। 67-68 चरित्र के बारे में बात करते हुए वीवर ने द हॉलीवुड रिपोर्टर को बताया, वह हिलेरी क्लिंटन से कुछ सतही समानता रखती है, लेकिन वास्तव में एलेन ने कुछ ऐसे निर्णय लिए हैं जो उसे श्रीमती क्लिंटन से अलग करते हैं, जिनकी हम सभी प्रशंसा करते हैं। 69 वैरायटी के आलोचक ब्रायन लोरी ने इसके कलाकारों की टुकड़ी की प्रशंसा की, विशेष रूप से वीवर ने उन्हें एलेन को चित्रित करने के लिए एक प्रेरित विकल्प का प्रतिनिधित्व करते हुए ईमानदारी, दर्द और धैर्य से भरपूर व्यक्ति के रूप में उद्धृत किया। 70 उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें प्राइम टाइम एमी अवार्ड, गोल्डन ग्लोब अवार्ड, क्रिटिक्स चॉइस टेलीविजन अवार्ड और मिनी सीरीज या मूवी में उत्कृष्ट अभिनेत्री के लिए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। 71 2013 में वीवर ने जॉन गोल्डन थिएटर में डेविड हाइड पियर्स, क्रिस्टीन नील्सन और बिली मैग्नेसन के साथ क्रिस्टोफर डुरंग के नाटक वान्या एंड सोनिया एंड माशा एंड स्पाइक 2013 में ब्रॉडवे की वापसी की। 72 द न्यूयॉर्क टाइम्स के चार्ल्स इशरवुड ने लिखा, सुश्री वीवर इस कुशल कॉमिक कंपनी के बीच अपनी जगह बनाए हुए हैं। 73 वैरायटी की मर्लिन स्टासियो ने लिखा, वीवर, आपने उन्हें जितना मजाकिया कभी देखा है। 74 यह प्रोडक्शन 67वें टोनी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ नाटक के लिए टोनी अवार्ड में गया। 75 2014 में वीवर ने वीडियो गेम एलियन आइसोलेशन में चरित्र को आवाज देकर 17 वर्षों में पहली बार रिप्ले की भूमिका को दोहराया। मुख्य कहानी में उनके चरित्र की आवाज के लिए एक कैमियो है और एलियन की घटनाओं के दौरान सेट किए गए 2 डीएलसी में एक केंद्रीय भूमिका है, जिसमें अधिकांश मूल कलाकारों ने अपने संबंधित पात्रों को आवाज दी है। 76-77 वीवर क्रिश्चियन बेल, जोएल एडगर्टन और बेन किंग्सले के साथ रिडले स्कॉट द्वारा निर्देशित फिल्म एक्सोडस गॉड्स एंड किंग्स 2014 में तुया की भूमिका निभाते हुए दिखाई दिए। 78 2015 में उन्होंने नील ब्लोमकैंप की साइंस फिक्शन फिल्म चैपी में सहाभिनय किया। 18 फरवरी 2015 को आधिकारिक तौर पर घोषणा की गई कि एक एलियन सीक्वल बनाया जाएगा, जिसमें ब्लोमकैंप को निर्देशित किया जाएगा। 25 फरवरी 2015 को वीवर ने पुष्टि की कि वह नई एलियन फिल्म में एलेन रिप्ले के रूप में अपनी भूमिका को फिर से निभाएंगी। 81 हालांकि बाद में ट्विटर पर एक प्रशंसक के सवाल के जवाब में कि उनके एलियन प्रोजेक्ट के वास्तव में होने की संभावना क्या थी, ब्लोमकैंप ने जवाब दिया, बहुत कम। 82 83 2015 और 2017 में वीवर ने ब्रिटिश टेलीविजन श्रृंखला डॉक मार्टिन के 2 एपिसोड में एक अमेरिकी पर्यटक की भूमिका निभाई। 84 85 2016 में वीवर ने पिक्सर फिल्म फाइंडिंग डोरी में एक कैमियो में खुद को आवाज दी। 86 उसी वर्ष उन्हें सैन सेबेस्टियन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में डोनोस्टिया पुरस्कार मिला। 87 वीवर ने नेटफ्लिक्स और मार्वल की मिनिसीरीज द डिफेंडर्स में एएंड के नेता एलेक्जेंड्रा की भूमिका निभाई, जो 2017 में रिलीज हुई थी। 7 जून 2019 को वीवर ने पुष्टि की कि वह घोस्टबस्टर्स आफ्टरलाइफ में डाना बैरेट के रूप में अपनी भूमिका को फिर से निभाएंगी, जो 19 नवंबर 2021 को रिलीज हुई थी। 88 89 23 सितंबर 2019 को वैरायटी ने बताया कि वीवर और केविन क्लाइन स्टीवन स्पीलबर्ग के एम्बलिन पार्टनर्स और यूनिवर्सल पिक्चर्स के ड्रामा द गुड हाउस के लिए डेव और द आइस स्टॉर्म के बाद फिर से साथ आने के लिए तैयार हैं। 90 2020 का दशक जेम्स कैमरून वीवर के साथ 2022 में अवतार द वे ऑफ वाटर का प्रचार करते हुए सितंबर 2011 में यह पुष्टि की गई कि वीवर अवतार द वे ऑफ वाटर में वापस आएंगे। जेम्स कैमरून ने कहा कि विज्ञान कथाओं में कोई कभी नहीं मरता है। 91 द वे ऑफ वाटर अपने पूर्ववर्ती के समान आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता के साथ जारी किया गया था। 92 अवतार द वे ऑफ वाटर और अवतार फायर एंड ऐश के लिए प्रमुख फोटोग्राफी 25 सितंबर 2017 को एक साथ शुरू हुई। वीवर ने किरी, जेक और नेतरी की बेटी को चित्रित किया और डॉ
ग्रेस ऑगस्टाइन के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया। 93, 94, 95 यह फिल्म अब तक की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और इसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। 2023 में वीवर ने ऑस्ट्रेलियाई लघु श्रृंखला द लॉस्ट फ्लावर्स ऑफ एलिस हार्ट में अभिनय किया और उसका कार्यकारी निर्माण किया। 96 लॉस एंजल्स टाइम्स के रॉबर्ट लॉयर ने लिखा, वीवर को देखना एक विशेष आनंद है जो अपने कथित ऑस्ट्रेलियाई उच्चारण को इतने महत्वपूर्ण हिस्से में नहीं दिखाती है। यदि श्रृंखला थोड़ी लंबी लगती है तो कम से कम हम उसकी कंपनी में बिताए जाने वाले अधिक समय की सराहना कर सकते हैं। 97 13वें ACTA अवार्ड्स में वीवर को टेलीविजन ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया था। दोस्तों एप्पल टीवी की तरफ से ये हमें देखने को मिली है। 14 फरवरी 2025 से इसे एक तरह से रिलीज़ कर दिया गया था, लाइव कर दिया गया था। आप जाकर प्रेजेंट टाइम पर वहाँ पर इसे देख सकते हो। बाकी मेन बेस्ड लैंग्वेज इसकी इंग्लिश है और रनिंग लेंथ की बात की जाए तो 127 मिनट की लेंथ इसकी हमें देखने को मिली है। बाकी स्टोरी तो मैं आपको बता ही चुका हूँ पहले की वीडियो में, वो आप आई बटन पर जाकर देख सकते हो। बाकी आज पूरी डिटेल मैंने इसमें कवर कर दी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा।